गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, चौथा डबल अकाउंट सिस्टम, पांचवा चैप्टर हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एंड द सिक्स डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, सातवां आपका चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ कंपनी, आठवां चैप्टर आपका रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड नौवां चैप्टर आपका रहेगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। उसके बाद 10वां आपका चैप्टर रहेगा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ये 10 टॉपिक हैं जो हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर सीखने हैं। देखो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को हिंदी में बोलते हैं कंपनियों का समापन, कंपनियों का समापन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको बोलते हैं ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन, अंशों का मूल्यांकन। आपका चौथा चैप्टर है डबल अकाउंट सिस्टम, इसको बोलते हैं दोहरा खाता पद्धति, दोहरा खाता पद्धति। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, कंपनियों के अंतिम खाते, कंपनियों के अंतिम खाते। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, लाभों का निपटारा, लाभों का निपटारा। अमलगमेशन ऑफ कंपनी, कंपनियों का एकीकरण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी एंड सहायक कंपनी। एंड आपका 10वां एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार करें। ये हमारे 10 टॉपिक हैं जो हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर सीखने हैं। आज हम सिर्फ इसके बारे में हल्का हल्का एक ब्रीफ ले लेते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कि कोई कंपनी कैसे समाप्त हो सकती है, क्या क्या कारण रह सकते हैं उसके, उसे हम सब इस चैप्टर में हम जानेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जब भी हमारी कोई कंपनी सेल आउट हो रही है या फिर हम उसको परचेज कर रहे हैं तो हम उस समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारी संपत्ति की वैल्यू कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है। एंड तीसरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब है कि आज अगर एक शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है तो फ्यूचर में कितनी हो सकती है, उसका एक अनुमान होता है, जिसमें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि कैसे शेयरों की वैल्यू निकाली जाती है। एंड फोर्थ है डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम नॉर्मली जितनी भी हमारी बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम बिजली विभाग या इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई, वो खाते जो तैयार करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम में फॉलो करते हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, कि कंपनी अपने अंतिम खाते कैसे कैसे तैयार करेगी, उसके बारे में हम जानेंगे इसके अंदर। अगला आया डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट का कैसे कैसे बंटवारा किया जाता है, डायरेक्टर्स को या फिर
क्रेडिटर्स हो गए, उनको कैसे पेमेंट किया जाएगा, सब इसके अंदर सीखेंगे। अगला आया अमलगमेशन ऑफ कंपनी। जब अमलगमेशन ऑफ कंपनी का मतलब यानी कि आप लोग किसी एक अन्य कंपनी को परचेज कर रहे हैं, जैसे कि वोडाफोन को आइडिया ने परचेज किया, तो वो जो भी प्रोसीजरिंग उसके लिए फॉलो की जाएगी वो किसमें की जाएगी, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में। अगला आ गया 8वां चैप्टर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि कंपनी लॉसेज में जा रही है, उस लॉसेज को बचाना है हमें, ताकि हमारी कंपनी अस्तित्व में रहे उसका। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या किया जाए ताकि हम लॉसेज से रिकवर कर जाएं, वो आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। अगला आ गया 9वां होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो उस समय होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के भी खाते तैयार करेगी। एक साथ में दो दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे इसके अंदर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज के अंदर। और 10वां आपका है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस को क्रैक कर रहे हो, बिजनेस को क्रैक कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, लेन देन में कितना पैसा दोगे, कितना पैसा आपको एसेट्स के रूप में मिलेंगे, ये सारी बातें हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के अंदर सीखेंगे। उसके बाद अब हम ये तो हमने भी हल्का हल्का इसकी समरी ले ली कि इन चैप्टर में है क्या क्या चीज। अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अब हम पढ़ेंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या था, कंपनी का समापन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी का समापन कब कब हो सकता है। देखो दो सिचुएशन हो सकती हैं, इसके लिए आपकी दो सिचुएशन होंगी कि आप कब कब आपकी कंपनी का लिक्विडेशन होगा। पहला अनिवार्य समापन। कौन सा समापन, अनिवार्य समापन। दूसरा ऐच्छिक समापन, ऐच्छिक समापन। ओके, अब जब भी आपका अनिवार्य समापन हो रहा है या फिर ऐच्छिक समापन, अनिवार्य का मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व अब नहीं रहेगा अनिवार्य समापन के अंदर। ऐच्छिक समापन के अंदर वो चाहे तो हमारी खुद की कंपनी को समाप्त कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अनिवार्य समापन ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आएंगी जिसके अंदर अनिवार्य समापन होगा ही होगा। देखो सबसे बड़ा मेन रीजन यही रहता है कि अगर कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाती तो क्रेडिटर्स कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये कंपनी हमें पेमेंट नहीं कर रही है, तो आप हमें हमारा पैसा दिलवाइए, कोर्ट को कहेंगे। तो अनिवार्य समापन में सबसे मेन रीजन क्या रहा, लेनदारों का भुगतान न करना, या दूसरा लेनदारों का भुगतान न करना। दूसरी सिचुएशन आती है जब कंपनी पिछले 5 सालों से, कब से, पिछले 5 सालों से, पिछले 5 सालों से कंपनी रजिस्ट्रार को, इसको रजिस्ट्रार को सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं करवा रही, नहीं करवा रही। ओके, एंड तीसरा रीजन, पेमेंट कितने से ज्यादा होना चाहिए, 1 लाख रुपए से अधिक का होना चाहिए। पेमेंट मोर देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख
रुपीज कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो अनिवार्य कंपनी का अनिवार्य समापन करवाना है तो कम से कम उस कंपनी के द्वारा 1 लाख का पेमेंट नहीं किया गया होना चाहिए। 1 लाख का पेमेंट का मीन्स ये हुआ कि क्रेडिटर्स ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी को क्या दिया, लोन दिया, कितने का, सपोज करो 2 लाख रुपीज का, कितने का, 2 लाख का लोन दिया। फिर कंपनी को जैसे ही लोन दिया फिर पेमेंट करने की बारी आई तो इन्होंने ना तो पेमेंट किया ना तो इन्होंने पेमेंट किया। इसके अलावा 21 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 21 डेज के अंदर, 21 डेज में, कितने दिनों के अंदर अंदर, 21 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई भी नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ओके। ये मेन रीजन रहे। ऐच्छिक समापन कब हो सकता है, जब कंपनी की ऐच्छिक समापन कब होगा, जब कंपनी की अवधि पूरी हो जाए, कंपनी की अवधि पूरी हो जाए। दूसरा, इस पे साधारण सभा बुलाकर विशेष या साधारण सभा में भी समाप्त ओके। मेन रीजन ये रहे, लेन देन भुगतान नहीं करना। पिछले 5 सालों में जो रजिस्ट्रार है, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, उसको सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं करवा रही। तीसरा, पेमेंट कितने से ज्यादा का होना चाहिए, 1 लाख रुपए से अधिक का होना चाहिए। और जैसे ही क्रेडिटर ने पेमेंट के लिए कहा तो 21 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रिप्लाई करना जरूरी होता है। अगर 21 दिन के अंदर अंदर अगर रिप्लाई नहीं करती तो मान लिया जाता है कि वो कंपनी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। ओके। एंड कोई कंपनी इनलीगल काम कर रही है, कंपनी इनलीगल ओके। ये मेन रीजन रहते हैं किसी भी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का, मतलब यानी कि कंपनियों का समापन होने के लिए, कंपनियों का समापन होने के लिए 2 ही मेन रीजन रहते हैं, या तो ट्रिब्यूनल करवाएगा या अनिवार्य समापन कौन करवाएगा, ये कोर्ट होता है। कौन होता है, कोर्ट। कौन होता है, कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर देगा, क्या देगा, कोर्ट ऑर्डर देगा, इस कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। इसी कोर्ट को अकाउंट्स की लैंग्वेज में ट्रिब्यूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं। मतलब कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, मतलब यानी कि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कंपनी पेमेंट करने के लिए लायक नहीं है तो उसको अनिवार्य समापन का आदेश दे सकती है। ठीक है। पिछले 5 सालों में रजिस्ट्रार को अगर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा रही तो कोर्ट अनिवार्य समापन करवा सकती है। और आपकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से अधिक की होनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए से कम की अगर वैल्यू हुई अगर आपकी, तो कंपनियों का अनिवार्य समापन नहीं होगा, याद रखना। ऐच्छिक समापन का मतलब क्या हुआ, जब कंपनी ने स्टार्टिंग की थी तो उसमें उसका एक पीरियड डिसाइड किया जाता है। अगर वो पीरियड पूरा हो जाए तो ऐच्छिक समापन, चाहे तो वो उसको बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो उसको समाप्त भी कर सकते हैं। स्पेशल या साधारण सभा में भी समाप्त करवा सकते हैं। ये मेन रीजन रहे कुछ आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के लिए। ओके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनिवार्य समापन कौन कर सकता है, कि एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है इसके लिए। इसके लिए एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है कि कंपनी समाप्त की जाए, कंपनी समाप्त की जाए। देखो इसके अंदर मेन कौन रहा था, देखो हमारे समापन के अंदर सबसे मेन रीजन रहा था लेनदार, क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स अगर चाहे, कौन, क्रेडिटर्स सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे किसको, कोर्ट को। एप्लीकेशन किसको देंगे,
कोड को। ओके, या तो क्रेडिटर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन दे सकता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये लगता है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है किसको? कोर्ट को, कि इस कंपनी को समाप्त किया, ये इनलीगल कार्य कर रहा है। ओके, मेन क्रेडिटर्स और सेंटर एंड स्टेट, यही है मेन रीजन कि जो एप्लीकेशन देंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही एप्लीकेशन दिया जाएगा तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, या आप इसको ट्रिब्यूनल बोल सकते हो, अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको ट्रिब्यूनल, वरना अदरवाइज कोर्ट, आप याद रखो इसको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या रहेगा? एप्लीकेशन कौन कौन देगा? एप्लीकेशन कौन कौन देगा? कौन कौन दे सकता है? ओके, एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है? क्रेडिटर्स दे सकते हैं कि हमारा समाप्त कर दो, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकती है। फिर पहला काम तो ये रहेगा। सेकंड काम क्या रहेगा? कोर्ट के द्वारा विचार किया जाएगा कि कंपनी को समाप्त करना है या कंपनी को समाप्त नहीं करना। फिर उसके बाद जब कंपनी विचार विमर्श कर लेगी तो या तो कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा या तो समाप्त किया जाएगा। दो सिचुएशन हो सकती हैं। जब भी विचार करने के बाद या तो समाप्त किया जाएगा या समाप्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर जब समाप्त किया गया उस कंपनी को, तो उसी टाइम पर जब विचार किया गया था कि इस कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा, तो उस समय एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर्स। ओके, क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर्स। यानी कि जितने भी अब कंपनी के समापन होंगे, कंपनी का जब भी समापन होगा तो उससे संबंधित जितने भी डाटा होंगे वो सारे डाटा हैंडल कौन करेगा? लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर को ही सारी रिपोर्ट जाएगी कि इस कंपनी के पास कितने की संपत्ति है, किस किस को पेमेंट करना है, क्या है, ये सारी चीजें लिक्विडेटर्स के पास जाएंगी। ओके, फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? लिक्विडेटर को अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? कोर्ट के द्वारा लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया था। तो जैसे ही इसको अपॉइंट किया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन, 30 डेज। कितने दिन? 30 डेज के अंदर अंदर जो कंपनी के बीओडी होंगे, कंपनी के बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको बताना होगा कि इस कंपनी के पास कितने की एसेट्स पड़ी है, कितने की एसेट अवेलेबल है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी लायबिलिटीज है। ये डाटा कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे। किसको? लिक्विडेटर को। और बताएंगे कि हमारे पास इतने की संपत्ति है, हमें इतने लोगों को पेमेंट करना है। अब इसके लिए जब भी ये पूरा डाटा देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे ही इसको डाटा देगा किसको? लिक्विडेटर को, कि हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं, इतने लायबिलिटीज हैं, तो इसके लिए एक वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SOA। ओके, कितने दिन के अंदर अंदर रेडी करना होगा हमें? 30 दिन के अंदर अंदर हमें इसको रेडी करना होगा और बताना होगा कि कितना आपके पास संपत्ति है, कितनी आपके पास, कितने लोगों को पेमेंट करना है। ये सारी डाटा दिया जाएगा इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर डाटा देना होगा। किसको? लिक्विडेटर को। एंड लिक्विडेटर जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्राप्त करेगा, कौन रिसीव कौन करेगा? कौन रिसीव करेगा? लिक्विडेटर। कौन रिसीव करेगा? लिक्विडेटर जैसे ही रिसीव करेगा उसके बाद वो एक अकाउंट क्रिएट करेगा। कौन? लिक्विडेटर। उसको नाम बोलते हैं लिक्विडेशन अकाउंट। ओके,